वेलकम टू सेफ स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक है डिजाइन ऑफ कॉलम विद एक्सियल लोड यूनिएक्सियल मोमेंट। इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग बोले थे एक्सियल लोड के बारे में। इसके बाद ये पार्ट 2 है वीडियो का। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में बायएक्सियल मोमेंट और डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। देखिए, वीडियो को 3 भाग में इसलिए बांट रहे हैं कि आप लोग पूरे चीज़ डिटेल्स में जान सको, कि दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े, कुछ रटना ना पड़े। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। इस पार्ट का जो मॉड्यूल है, यहाँ पर हम लोग पहले इंट्रोडक्शन, स्ट्रेन डायग्राम, इंट्रोडक्शन कर्व, इस पे 16 और उसके बाद डिज़ाइन स्टेप और एक प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। देखिए, पहली बात तो इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग जब एक्सियली लोडेड कलम पढ़े थे, उस एक्सियली लोडेड कलम पे जो लोड था वो सिर्फ एक ही था जो एक्सियली एक्ट कर रहा था। सॉरी, ये एक्सियली एक्ट कर रहा था ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये लोड थोड़ा एसेंट्रिसिटी लेकर सेंटर से थोड़ा ई डिस्टेंस पे एक्ट करेगा ऐसे, और इसी वजह से एक मोमेंट जनरेट होगा जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे। देखिए, P इंटू ई, ये P इंटू ई होगा एक मोमेंट, और ये P हम लोग सेंटर में दिखा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिएक्सियल मोमेंट, एक्सियल लोड का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो एक्सियली लोडेड कलम देखा था, उसमें स्ट्रेन डायग्राम था कुछ ऐसा। जो इसका D है, इसका डेप्थ, ये डेप्थ है इसका D। तो यहाँ पर 0.002 इसका मैक्सिमम स्ट्रेन हम लोग मान रहे थे, और इसका न्यूट्रल एक्सिस मान रहे थे कि इनफाइनाइट पे था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो एक चीज कि 0.002 क्यों कंसिडर किए थे। 0.002 इसीलिए कंसिडर किए थे, हालांकि कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 है, लेकिन कॉलम एक स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर ये फेल कर गया तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए सेफर के लिए, बहुत ज़्यादा सेफर के लिए हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेन 0.002 कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ से 0.0025 तक भी आप लोगों का स्ट्रेन आ गया तो ये बिल्डिंग खड़ा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ एक लोड के बेसिस पे ये स्ट्रेन था। फिर एक लोड के बेसिस से हम लोग कैपेसिटी जानते थे, कैपेसिटी हम लोगों का नोन था, तो इससे बेसिस से हम लोग डिज़ाइन कर देते थे, एरिया ऑफ स्टील निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर दूसरे कंडीशन में जब एक मोमेंट आ गया तो उसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। डिस्कस करते हैं इसको लेके। देखिए, पहली बात तो अप्लाइड लोड रेजिस्टेंस के बराबर या कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है ना, रेजिस्टेंस से कम अप्लाई लोड कर सकते हैं आप। उसके बाद फेलियर क्राइटेरिया। देखिए, ये फेलियर क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एक एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप एक कॉलम डिजाइन करते हो या एक बीम डिजाइन करते हो जहां पर आप 50 किलो न्यूटन लोड आप अप्लाई कर रहे हो। ये कोई क्रैक नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर 55 न्यूटन लोड अप्लाई करते हो तो फर्स्ट क्रैक दिखाई देता है। अब 60 किलो न्यूटन लोड अप्लाई करते हो तो 5 mm का क्रैक दिखाई देगा, और 80 किलो न्यूटन लोड जब आप अप्लाई करोगे तो 20, और 100 किलो न्यूटन का लोड जब आप अप्लाई करोगे तो 40 mm का क्रैक दिखाई देगा। अब बताओ कि इसका अल्टीमेट लोड आप क्या मानोगे। बहुत से ऐसे हैं जो बोलोगे कि 55 किलो न्यूटन, जहां पर पहला क्रैक दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फेलियर क्राइटेरिया ही ऐसा है। अगर आप फेलियर क्राइटेरिया मानते हो कि 5 mm का आपका जो क्रैक है ये परमिसिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है 60 किलो न्यूटन, वाई नॉट। अगर आप मानते हो कि 40 mm का आपका जो क्रैक है वो परमिसिबल है, आप परमिट करते हो, तो 100 किलो न्यूटन, वाई नॉट। यही है फेलियर क्राइटेरिया।
हमारे केस में फेलियर क्राइटेरिया एज पर आईएस कोड समहाउ नो क्रैक या 0.1 mm एज पर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ये भूल गया वो डेटा, लेकिन एज पर कोड हम लोग फेलियर क्राइटेरिया हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एज पर कोड स्ट्रेन डायग्राम जो है ये ऐसा है, कुछ स्ट्रेन डायग्राम ऐसे दिखाई देता है, और जो ये डेटा है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है स्ट्रेन इन लीस्ट कॉम्प्रेस फाइबर, ये एप्सिलॉन जो बताया गया है, और ये स्ट्रेन होगा 0.0035 माइनस 0.75 एप्सिलॉन। यहाँ पर ये एप्सिलॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एप्सिलॉन के डिफरेंट डेटा के वजह से न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन चेंज होता है। कैसे, देखिए इस कंडीशन में अगर इसको एक्सटेंड करोगे और इसको एक्सटेंड करोगे तो समहाउ यहाँ पर मिलेगा, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये पूरा डिस्टेंस इसका न्यूट्रल एक्सिस हो गया XU, ये इसका XU हो गया। लेकिन अगर इसको ये एप्सिलॉन बढ़ेगा, तो ये एप्सिलॉन अगर बढ़ेगा तो ये डेटा क्या होगा, ये डेटा ओवरऑल डेटा घटेगा। तो इस कंडीशन में ये समहाउ थोड़ा दूर जाएगा। अगर ये एप्सिलॉन घटेगा तो ये डेटा बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा और करीब आएगा ऐसे। तो ऐसे इसको वेरी होता है बेस्ड ऑन ये एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज हैपन ऑन डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड M। देखिए जो फेलियर होता है बिल्डिंग का, आप इसका अल्टीमेट लोड कैसे मानोगे कि इसकी कैपेसिटी क्या है, इस कॉलम का कैपेसिटी क्या है, आप कैसे मानोगे। 100 किलो न्यूटन, और अगर मान लो 100 किलो न्यूटन एंड 500 किलो न्यूटन मीटर, अगर एक मोमेंट और 100 किलो न्यूटन का लोड आप अप्लाई करते हो और ये फेल हो गया, मान लीजिए कि यही आपका फेलियर कंडीशन हो गया इस कलम के लिए। अगर 100 किलो न्यूटन की जगह आप 50 किलो न्यूटन का लोड देते हो और मोमेंट 100 किलो न्यूटन मीटर देते हो, तब फेल नहीं करेगा। अगर 100 किलो न्यूटन की जगह आप 150 किलो न्यूटन और मोमेंट आप देते हो 400 किलो न्यूटन, तब फेल नहीं करेगा। अगर 100 किलो न्यूटन की जगह आप 200 किलो न्यूटन लोड और मोमेंट की जगह आप 5 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट दे रहे हो, तब फेल नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा है फॉर ये अप्लाइड लोड और मोमेंट के। ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोड की वजह से डिफरेंट न्यूट्रल एक्सिस और डिफरेंट स्ट्रेन आ रहा है, जिसके वजह से ये जो कैलकुलेशन है पूरा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। देखिए फेलियर ऑफ स्ट्रेन प्रोफाइल कुछ इसी तरह से है। मान लीजिए ये एक कॉलम है, ये कॉलम का ये डी डैश, ये इसका डी है। अब इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। अगर इसका स्ट्रेन डायग्राम और इसका एक स्ट्रेन एप्सिलॉन SC2 और एप्सिलॉन SC1, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर स्ट्रेस FSC1 और यहाँ पर स्ट्रेस FSC2 जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है ये 0.002, हम लोग क्या जानते हैं 0.002 से स्ट्रेस ब्लॉक ये पैराबोलिक रोल लेता है, पैराबोलिक लाइन पकड़ता है। तो यहाँ से ये पैराबोलिक हो रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है समहाउ। तो ये इसका स्ट्रेन डायग्राम, ये इसका स्ट्रेस ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर ये 0.45 FC का हम लोग मान रहे हैं कि मैक्सिमम जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो जनरेट हो रहा है यहाँ पर फुली। हम लोग तो लिमिट स्टेट इसीलिए करते हैं कि मटेरियल का फुल यूटिलाइजेशन हो। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम जो स्ट्रेन है यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसका जनरेट हो रहा है मैक्सिमम स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेस, एक लोड कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये जनरेट हो रहा है। अब लोड कॉम्बिनेशन चेंज हो गया तो ये चेंज हो जाएगा, स्ट्रेन चेंज हो जाएगा, तब क्या करोगे। देखिए यहाँ पर फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, पिछले वाले जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थे वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि
अगर हम लोग PU जो कैपेसिटी है P और PUR रेजिस्टेंस, हम लोग रेजिस्टेंस मानते हैं, और PUR और MUR अगर हम लोग निकालने में कामयाब रहे तो उसके पीछे पूरा एक कैलकुलेशन प्रोसेस है। पहले तो स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, उसके बाद स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, पहले तो एक्सयू निकालना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात एक्सयू न्यूट्रल एक्सिस, उसके बाद स्ट्रेन, उसके बाद जो इन दोनों पोजीशन में जो स्ट्रेन है ये, उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद आता है PUR। ठीक है ना, ये पूरा लंबा एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हम लोग पहले ये यहाँ पर एक्सयू से हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे, उससे स्ट्रेन डायग्राम, उससे स्ट्रेस ब्लॉक, और उसके बाद ये है PUR एंड EUR है एसेंट्रिसिटी। अगर EUR निकल गया तो P इंटू EUR से MUR निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक दिक्कत है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक इक्वेशन चाहिए, जिस इक्वेशन में एक्सयू का कुछ डेटा रहेगा मैथमेटिकल में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि स्ट्रेन डायग्राम से आप लोग कभी भी स्ट्रेस ब्लॉक नहीं निकाल पाओगे, इन दोनों में कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। इसी वजह से आप लोग इस स्टेप से इस स्टेप तक जा नहीं पाओगे, यहाँ पर ही ब्लॉकेज आ जाता है, इसीलिए हम लोग इससे ये चीज नहीं निकल सकते। तो प्रॉब्लम आ गया, तब अब क्या करोगे? देखिए एक्सयू यहाँ पर हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक्सयू 1 मीटर, एक्सयू यहाँ पर 1 मीटर मान लिया, तो एक्सयू से ये निकल जाएगा, इससे ये निकल जाएगा, फिर इससे सब कुछ निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर फेल कर जाएगा तो फिर से आपका कैलकुलेशन शुरू हो गया पहले से। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है। पहले तो एक्सयू, इसका कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा एप्सिलॉन का कॉरस्पॉन्डिंग दो स्ट्रेन का कॉरस्पॉन्डिंग दो स्ट्रेस का कॉरस्पॉन्डिंग दो फोर्स, उसका कॉरस्पॉन्डिंग दो PU। मतलब बहुत ही बड़ा एक सोल्यूशन है, बहुत ही बड़ा एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर फेल कर जाएगा तो पहले से शुरू करो दूसरा एक्सयू का एक डायमेंशन लेके। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है हीट एंड ट्रायल का, तो ये वेरी हार्ड है। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने नया एक सोल्यूशन लाया है, तो वो है इंटरेक्शन कर्व का। देखिए टू ओवरकम द प्रॉब्लम, कैपेसिटी ऑफ सेक्शन इज कैलकुलेटेड टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड दैट्स रिप्रेजेंट इन कर्व विच इज कॉल्ड इंटरेक्शन कर्व। देखिए इंटरेक्शन कर्व ऐसा कर्व है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये लोड वर्सेस मूवमेंट का एक कर्व दिया हुआ है, एक क्लोज कॉम्बिनेशन का कर्व दिया हुआ है, और हर एक पॉइंट इस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट एक एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, सेफ कॉलम को। देखिए यहाँ पर हम लोग मानते हैं ए पॉइंट पे जो XU है, न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, वो हो गया इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट है ये स्ट्रेन ब्लॉक, ये कहीं पर भी न्यूट्रल एक्सिस इस लाइन से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ से थोड़ा जब नीचे जाओगे तब ऐसा आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट कॉरस्पॉन्डिंग लोड से। यहाँ पर टेंशन आ रहा है, यहाँ पर ये पूरे चीज कैलकुलेट दिया हुआ है, कैलकुलेट करके इसको यहाँ पर बिठाया गया है, जहां से आप लोग आपके हिसाब का जो कॉलम है वो कैलकुलेट करोगे। अगर यहाँ पर ले करता है तो वो ओके, तो उसको आप परमिट कर दोगे, यही बात है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर लोड वर्सेस मोमेंट एक कर्व अगर लेते हो, मान लो एक डायमेंशन का आप कॉलम ले रहे हो, 400 mm बाय 400 mm का एक कॉलम आप ले रहे हो, 400 mm बाय 400 mm। अब ये 400 mm बाय 400 mm का जो कॉलम आ रहा है, इसको पूरा कैलकुलेट करके आपने देखा कि यहाँ पर जो पूरा कैलकुलेशन के बाद ये फेल कर रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले से इसको फिर शुरू करोगे ना, पहले से इसको शुरू करोगे,
यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर है। यहाँ पर पहली बात तो ये जो सिस्टम है, ये जो कॉलम है, ये इनफाइनाइट है। ये जो पॉइंट है, ये इनफाइनाइट पॉइंट है। तो यहाँ पर सारे पैरामीटर ठीक तरह से डिफाइन नहीं है। देखिए, कॉलम चेंज हो गया, डायमेंशन चेंज हो गया। कॉलम का डायमेंशन 400 बाय 400 के लिए एक इंटरेक्शन कर्व आपने बनाया। अब डायमेंशन चेंज कर दो 500 बाय 500, चेंज हो गया इंटरेक्शन कर्व। 500 बाय 500 का कॉलम चेंज कर दिए। अब उसका FCS चेंज कर दो, परसेंटेज ऑफ स्टील, PCA और परसेंटेज ऑफ स्टील P, तो चेंज होगा। परसेंटेज ऑफ स्टील जितना घटा होगा, ये कर्व इतना नीचे आएगा। इसका पैरेलली लमसम इसका पैरेलल नीचे आएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं इसे। अब परसेंटेज ऑफ स्टील घटा दो तो ये नीचे आएगा, घट रहा है। अब परसेंटेज ऑफ स्टील घटाने के बाद अगर फेस, कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है उसका फेस अरेंजमेंट डिफर कर दो, वहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैलकुलेशन पॉसिबिलिटीज आ रहा है। अगर उसको भी B/D रेशियो अगर चेंज कर दो तो वहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर ये लिमिटेशन है, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है जिससे हम लोग ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई हम लोगों ने फिर इंट्रोड्यूस किया डायमेंशनलेस कर्व, डायमेंशनलेस इंटरेक्शन कर्व को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जहां पर PU बाई एफ सी की ये जो डेटा है, इसको डायमेंशनलेस क्यों कहते हैं? PU बाई FC के, ये PU लोड है और FC के इंटू BD ये भी एक लोड है। स्ट्रेस इंटू एरिया हम लोग लोड जानते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या है? ओवरऑल एक रेशियो, फोर्स बाय फोर्स का रेशियो है, तो इसका डायमेंशन ऑब्वियसली नथिंग। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर एक डायमेंशन है, यहाँ पर मोमेंट है, यहाँ पर भी लमसम मोमेंट का। देखिए FC के B इंटू D हो गया फोर्स, उसका मल्टीप्लाई एक और D तो हो गया मोमेंट। तो यहाँ पर भी MU इंटू ये एक डायमेंशनलेस है। तो ये डायमेंशनलेस चीज का हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए ये चीज कैसे होता है, PU बाय FC इंटू BD, PU इक्वल टू हम लोगों को एक बहुत बड़ा इक्वेशन मिलेगा। अगर आप लोग इसका 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 कैलकुलेशन शुरू करोगे तो पहली बात तो जब स्टील है, स्टील का आप लोग स्ट्रेन निकालोगे, उसका फोर्स निकालोगे, स्टील का फोर्स, वहाँ पर कंक्रीट का कंट्रीब्यूशन, दोनों निकाल के कुछ एक बड़ा सा इक्वेशन आएगा। वहाँ पर ये PU बाय FC के इंटू BD मल्टीप्लाइड रहेगा। उसको आप लोग यहाँ पर PU का नीचे FC के कॉमन लेके नीचे FC के इंटू BD इस इक्वल का नीचे ला दोगे, बाएं तरफ नीचे लाओगे तो यहाँ पर कुछ डेटा रहेगा से x। यहाँ पर भी सेम, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी इस लंबा से एक XU मल्टीप्लाई इंटू वाई इक्वल टू बहुत बड़ा एक इक्वेशन रहेगा, उसको मल्टीप्लाई, और वहाँ पर भी FC के इंटू BD स्क्वायर रहेगा। तो उसको कॉमन लेके आप लोग MU के नीचे लिख दोगे। तो इसका भी से कुछ डेटा x। तो ये है यही कर्व, ये x1 वर्सेस x2, इसी डेटा को लेके हम लोग ये कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ हम लोग इंटीग्रेट किए हैं। देखिए FC के भी है, B भी है, D भी है, FC के B D, और हर एक कर्व B बाई D के कॉरस्पॉन्डिंग भी है, P डैश बाई D, और FC के रेस्पेक्टिव FC के और FY के। अगर SP16 आप खोलोगे तो देखोगे कि हर एक चार्ट B डैश बाई D डिफरेंट FC के और FY के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक कर्व दिया है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चार्ट दिया हुआ है जहां से आप लोग डेटा निकाल पाओगे। समझे? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डिजाइन प्रोसेस, पहले बात तो लोड कैलकुलेट करोगे। लोड कैलकुलेट कैसे करोगे? लोड कैलकुलेट आपको एग्जाम में लोड दिया हुआ रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में स्टैट प्रो से आप लोग लोड निकालोगे। स्टैट प्रो से लोड निकालने के बाद अगर आर्किटेक्ट डायमेंशन सेट कर दे तो B और D आपका
फिक्स्ड हो गया, ये आपको चेंज नहीं कर पाओगे बी को। तो बी और डी आपका फिक्स्ड लोड स्टैट प्रो से निकल गया, लेकिन एज्यूम करोगे आप डी डैश, एज्यूम करने के बाद डी डैश बाई डी ये रेशियो आप एज्यूम करोगे पहले ट्रायल में से 0.1 या कुछ भी एज्यूम करोगे। देखिए डिज़ाइन में एक मज़ा है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन अंत में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने जो एज्यूम किया था वो सही है, तो आपका ठीक हो गया सब कुछ। डिज़ाइन का यही मैजिक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिक हो। देखिए उसके बाद जो PUFCK है, जो PUFCK है इसको, इस डेटा को आप लोग कैलकुलेट करोगे। PU दिया रहेगा, FCK जानते हो आप, B और D आप जानते हो, ये डेटा आप लोग कैलकुलेट करोगे और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग कैलकुलेट करोगे। इसके बाद सिंपली SP16 खोलोगे, वहाँ पर चार्ट देखोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकालोगे, उस चार्ट में ही है। फिर क्या, PT कैलकुलेट कर दोगे, एरिया ऑफ स्टील, और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे। अगर चेक में फेल हो गया तो रिवाइज करोगे, बस यही है। देखिए एक प्रॉब्लम देखते हैं रिगार्डिंग आपके यूनिएक्सियल मोमेंट के बारे में। देखिए हम यहाँ पर एक सर्कुलर कॉलम को कंसिडर किए हैं। अब स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम इसीलिए कंसिडर नहीं किए क्योंकि ज़्यादातर ट्यूटोरियल और ट्यूशन में ये एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन होता है और सर्कुलर कॉलम के बारे में कोई बताता ही नहीं, इसीलिए हम लोग सर्कुलर कॉलम को कंसिडर किए हैं। यहाँ पर गिवन डेटा है, आपका 500 mm का डाया दिया हुआ है कॉलम का, PU और MU दिया हुआ है। देखिए पहले बात तो PU और MU प्रैक्टिकल फील्ड में आपको स्टैट से निकालना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस करके ये दोनों चीज़ निकाला जाता है। और मटेरियल प्रॉपर्टी दिया हुआ है कंक्रीट का M25 और स्टील का Fe415। अब गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा यही चीज़ है जो रेड मार्क पे दिया हुआ है। अब आपको पहले बात तो स्टेप 1 पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा D डैश बाई डी, ये डेटा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। D डैश बाई डी 0.1 क्यों एज्यूम किया हमने, क्योंकि चार्ट में पहले ही 0.1 का है, इसलिए हमने ये एज्यूम किया है, ठीक है। तो सबसे छोटे से ही एज्यूम करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं, कैसे होता है देखते हैं। तो ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ हमने एज्यूम किए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने PUFCK डी स्क्वायर। अब ये देखिए PU के नीचे FCK डी स्क्वायर एक्चुअल फॉर्मूला में था PUFCK BD। अब B और D था, लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं सर्कुलर कॉलम, तो इसीलिए ये जो B है ये भी D हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये D और ये D मल्टीप्लाई करके हो गया डी स्क्वायर। तो सेम है सही पर भी MUFCK BD स्क्वायर था, यहाँ पर भी ये D स्क्वायर था, तो ये B और D, ये B D हो गया, तो ये D और D स्क्वायर मल्टीप्लाई करके D क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों ने सिंपली गिवन डेटा से निकाल लिए। PU दिया हुआ है यहाँ से, और FCK D स्क्वायर D तो यहाँ ये है, ये दोनों करके ये डेटा निकाल लिए, और उसके बाद ये डेटा भी निकाल लिए। अब चार्ट पे देखिए, ये है उसका चार्ट, चार्ट नंबर 56, SP16 पे 56। देखिए 0.6 MUFCK डी स्क्वायर यहाँ पर निकला था, तो 0.6 समहाउ यहाँ पर होगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हुआ। और PUFCK डी स्क्वायर जो था वो 0.33 समथिंग कुछ आया था, तो यहाँ पर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रहा है 0.8 के, जो ये है 0.8 के लाइन पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 0.8, ये देखिए ये जो पॉइंट, ये P/FC के इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हम लोग कब कंसिडर कर रहे हैं 0.08, ये 0.08 हम लोग कंसिडर कर लिए वहाँ से चार्ट से। तो 0.08 P है और परसेंटेज ऑफ स्टील है P, तो परसेंटेज ऑफ स्टील से हम लोग अब एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे। पहली बात तो P इक्वल टू 0.8 FC के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 निकल गया 2%, और परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं A/BD, और B और D दोनों यहाँ पर यही है, तो A/D स्क्वायर। तो वहाँ से हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद अब हम लोग
बी डी वो रेक्टेंगुलर में था, अब बी डी स्क्वायर भूल गया था, सॉरी। एक्चुअली ये है रेक्टेंगुलर में। अब सर्कुलर में होता क्या है, एरिया ऑफ स्टील ए इज इक्वल टू 0.02, ए परसेंटेज ऑफ एरिया है, परसेंटेज ऑफ स्टील था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है पाई डी स्क्वायर बाई 4, एरिया ऑफ वन स्टील, एरिया ऑफ कॉलम आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिए तो परसेंटेज ऑफ एरिया निकल गया। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एरिया निकल गया, सॉरी एरिया ऑफ स्टील निकल गया। उसके बाद आप लोग इस एरिया ऑफ स्टील के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। अब इसका जो तीसरे स्टेप है वहाँ पर वो रेनफोर्समेंट डालना पड़ेगा हेलिक्स पे। जो आपका हेलिक्स, ये रेनफोर्समेंट के बाहर ऐसा जो हेलिक्स जाएगा और लिंक जो भी कहे आप, उस पर रेनफोर्समेंट डालना पड़ेगा। अब इसका डायमीटर क्या होगा, जो बार आप लोग प्रोवाइड करोगे उसका डायमीटर क्या होगा, उसका डायमीटर का हम लोग ने पहले भाग में, वीडियो के पहले भाग में एक्सियल लोडेड कलम में डिटेल्स में डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़े से बोल देते हैं। इसका एक फॉर्मूला है 6 mm या 6 mm और 5/4, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही हम लोग डालेंगे। 6 mm है उसका डायमीटर ऑफ बार, और 5 का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में जो बार आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो वो बार, इन दोनों में से जो बड़ा होगा। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस में हम लोग 25 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, 25/4, लमसम नियरेस्ट वैल्यू है 8, तो 8 mm का हम लोग बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तब 8 mm का बार प्रोवाइड डिसाइड हो गया। अब पिच क्या है, पिच है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये है एक पिच। तो ये पिच कैसे निकालेंगे, पिच निकालने का सिंपली से एक फॉर्मूला है, ये P इक्वल टू दिस वन। तो ये चीज़ हम लोगों ने फिर एक्सियली लोडेड कलम में बहुत डिटेल्स में डिस्कस किए हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पिच एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो उसका चेकिंग कैसे होता है सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर ये पिच भी डाल दी, पिच डालने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है, हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है वो सही है या गलत, इसको जानने के लिए हम लोगों को फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो देखिए B/D, D/D' हम लोगों ने एज्यूम किया था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ पर फाइनली हमारा डी क्या है, D' क्या है वो देखते हैं। देखिए 40 mm का कवर हम लोगों को देना ही पड़ेगा, और 8 mm का जो हेलिक्स है, जो लिंक है बाहर, वो दे रहे हैं। ठीक है, रिंग जो कहते हैं उसे। और 12.5 mm ये क्या है, ये 25 mm का आधा है। 25 mm का आधा क्यों, देखिए ये देखिए एक्चुअली D' है इस बार के सेंटर से बाहर तक का जो डिस्टेंस, यहाँ पर एक हेलिक्स भी है। अगर ये हेलिक्स हो गया तो क्लियर कवर क्या है, बाहर पे जो रेनफोर्समेंट रहता है उससे कंक्रीट के एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस, तो 40 mm, उसके बाद तो हेलिक्स, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का आधा जो डिस्टेंस है वही है D'। तो वही हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कैलकुलेट करके ये D' का वैल्यू आ गया 60.5। अब 60 पॉइंट आने के बाद हमारा जो D'/D आ रहा है वो है 0.121। हम लोगों ने कंसिडर किए थे 0.1, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 0.121। तो हम लोगों को रिवीजन करना ज़रूरी है। तो रिवीजन कैसे करेंगे, देखिए रिवीजन करने के लिए हम लोगों को ऐसा एक एरिया और ऐसा एक D'/D हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, जो एरिया और D'/D ये जो पूरा अप्लाइड लोड है उसको काउंटर कर पाए। तो सिंपली कैसे क्या करेंगे, हम लोग D'/D हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जो निकला वही प्रोवाइड कर दो D'/D। ठीक है, अब ASC जो निकला वही कंसिडर कर लो, दोबारा से कंसिडर करने के बाद MU जो है सो है, ये है अप्लाइड, ये भी अप्लाइड। हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि दूसरा हम लोग जो मल्टी कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पर ये चीज़, ये कैपेसिटी सेटिस्फाई होता है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, MU/BD² हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। MU/BD², एक्चुअली में यहाँ पर B नहीं है तो सर्कुलर कॉलम है, तो इसलिए MU/FC³ निकाला हमने। तो P एरिया ऑफ स्टील हम लोगों को पता है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग P/FC के कैलकुलेट कर लीजिए। और D'/D हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये चीज़, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग
ये चीज़ हम लोगों को निकालना पड़ेगा PU/FC के स्क्वायर। क्यों, देखते हैं। और कैसे निकालते हैं ये भी देखिए। देखिए ये जो डेटा है, ये डेटा कहीं पे 0.1 और 0.15 के बीच में है। आपको इसका चार्ट मिलेगा, इसका चार्ट मिलेगा, लेकिन इसका चार्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको इसका भी डेटा निकालना पड़ेगा, इसका भी डेटा निकालना पड़ेगा, और इन दोनों से लीनियर इंटरपोलेशन करके इसका डेटा आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपको चार्ट नंबर 56 से PU/FC के स्क्वायर का डेटा मिल जाएगा 0.1 के करस्पॉन्डिंग, और 0.15 के करस्पॉन्डिंग चार्ट नंबर 57 से आपको PU/FC के स्क्वायर का डेटा मिल जाएगा। PU/FC के स्क्वायर का डेटा कैसे निकालोगे आप? देखिए वहाँ पर दिया हुआ है ये डेटा एक्स एक्सिस के बराबर ये डेटा दिया हुआ है। देखिए फिर से दिखा देता है आप लोग, ये डेटा आपको दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, तो सिर्फ ये डेटा निकालना पड़ेगा। ये डेटा यहाँ पर कहीं पर भी हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डेटा आपको निकल जाएगा, यही आपको निकालना है। ये निकालने के बाद आपको फिर PU/FC के स्क्वायर लीनियर इंटरपोलेशन करके ये डेटा निकल जाएगा आपका। देखिए ये डेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डेटा निकल गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डेटा निकल गया, फिर ये डेटा से इन दोनों को इंटरपोलेट करके ये डेटा आपको निकल जाएगा। ये डेटा निकलने के बाद होगा क्या, आपका PU/FC के स्क्वायर एक्चुअल में PU का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। PU का वैल्यू निकालने के बाद ये देखिए PU का FC के स्क्वायर का वैल्यू आप निकालोगे, यहाँ से PU का वैल्यू निकालोगे। अब PU का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये PU का वैल्यू हो गया। अब कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। कैपेसिटी निकालने के लिए इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो एक्सियली लोडेड कॉलम में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किए थे इसके बारे में। सर्कुलर कॉलम में ये चीज़ करना पड़ता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका कैपेसिटी निकल गया ये चीज़। ये कैपेसिटी निकलने के बाद अब देखिए आपने अप्लाई किया था लोड 2100, लेकिन आपका कैपेसिटी निकल गया 2105, तो आपका डिज़ाइन सेफ है। तो देखिए डिज़ाइन में एक चीज़ आपको बता दूँ, आपने जो एज्यूम किए, एज्यूम आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप एज्यूम कर रहे हैं, अंत में जाके उसको आप सेफ प्रूव कर दें तो आपका एज्यूम ठीक है। यही नहीं कि हमने जो बोला यही एकमात्र तरीका नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन खुद से भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो एज्यूम जो किए उसको जस्टिफाई और सेफ प्रूव करना पड़ेगा। यही डिज़ाइन का फंडा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।